गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक नया टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना। जैसा कि इसके नाम से हमको लग रहा है, समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, जिस पर पोटेंशियल इक्वल होता है हर पॉइंट पर, उस बॉडी को या उस सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है। इसके बीच में आपके पास एक चार्ज प्लस क्यू है। सपोज इस हॉलो स्फीयर या ये जो हमारे पास स्फेरिकल सेल है, इसका जो रेडियस है वो आर है। फाइन। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण उसके सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है। हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R, ये उसकी वैल्यू होती है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये आपके पास एक स्फेरिकल शेल है और इस स्फेरिकल शेल के ऊपर एक कोई पॉइंट P है। अगर आप यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। ठीक है ना। इसी तरह से सपोज इसके ऊपर एक दूसरा पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज Q। अगर आप इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, दैट विल आल्सो बी V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। आप यहां निकालें, आप यहां निकालें, आप यहां निकालें, यहां निकालें। ठीक है। इन सभी पॉइंट्स पर आपको पोटेंशियल की वैल्यू इतनी ही मिलेगी। फाइन। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसको हम यहां पर समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। तो जैसा इसका नाम है वैसे ही उसी से अगर हम सीधे सीधे इसकी परिभाषा को बताएं तो परिभाषा ये निकल करके आती है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ है ना, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, उसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। और उसका एक उदाहरण जो है वो उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर आपके पास एक स्फेरिकल शेल है, उसके सेंटर में कोई चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है, फाइन, तो उसके सरफेस के हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी और इस केस में कितनी होगी, दैट विल बी V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। ठीक है ना। तो ये जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, इसकी हम विशेषताओं की बात करें यहां पर कि इसकी क्या क्या विशेषताएं किसी समविभव पृष्ठ की होती है, फाइन, क्या क्या गुण किसी समविभव पृष्ठ के होते हैं। तो पहली बात तो यही होगी कि प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। फाइन, विभव समान होता है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। अब अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभव समान है, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, इसका मतलब देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में कोई भी विभवांतर नहीं होगा। ठीक है ना। यानी इसका अर्थ ये हो गया, एक बात ये भी निकल करके आई कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है, 0 होता है। ठीक। अब हम जानते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज और उस चार्ज को मूव करने में किए गए वर्क या उस पर हुए वर्क की जो वैल्यू होती है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है
W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। तो यहां पर जो डेल्टा वैल्यू है, डेल्टा वी है, इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है, 0 है। तो जब ये वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, W इज इक्वल टू क्यू इंटू 0। यानी अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाते हैं तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी 0। ये इसकी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हालांकि ये तीनों अगर हम देखें तो एक दूसरे से टोटली लिंक्ड है। तो ये यहां पर हो गया Q इंटू इज इक्वल टू 0। यानी अगर आप Q कूलाम के चार्ज को यहां पर यहां से यहां या यहां से यहां किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में मूव करेंगे तो देयर विल बी नो वर्क डन, वहां पर कोई भी वर्क डन नहीं होगा। ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए इतने पॉइंट्स को। तो जो अगली प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, उस पर हम बात करते हैं। सपोज ये पॉइंट P है ना, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमने कहा सेम है, हर पॉइंट पर कहीं पर भी आप निकाले तो उसकी वैल्यू V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R है। अब जरा यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखेंगे। इस पॉइंट पर जो P पॉइंट है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। फाइन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। आप देख रहे हैं कि ये यहां पर इसके साथ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। फाइन, चलिए हम एक कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। ये हमने एक दूसरा पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट सपोज Q है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप जानते हैं इस तरह से होगी। ये एंगल कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है इसको आप देख लें। इट इज अगेन ऑफ 90 डिग्री। आप कोई भी पॉइंट सरफेस के ऊपर लेकर देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी, या इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उनकी जो डायरेक्शन होगी वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ये केवल इस स्फेरिकल सरफेस के लिए ट्रू नहीं, इट इज ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ सरफेसेज। यानी किसी भी समविभव पृष्ठ पर के किसी भी समविभव पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु के लिए भी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो उस पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको समझना हो। कई बार एग्जामिनेशन में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि जो समविभव पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत क्यों होती है। अगर वो ऐसा ना हो तो क्या होगा, तो वहीं से हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए ये आपके पास, हम ये मान करके चले ये सरफेस पर खींचा गया टेंजेंट है और ये फील्ड की डायरेक्शन है जो यहां पर हम कह रहे होती है। अगर ये ना हो तो ये कैसे होगी, इस तरह से हो सकती है। मान लीजिए ये ऐसी नहीं है, मान लीजिए ऐसी है। सपोज दिस एंगल इज थीटा। ये क्या है, ये सरफेस के किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट और ये उस पर खींचा गया नॉर्मल, ये दो पॉइंट। तो अगर ये उस पॉइंट पर E है, हम ये मान करके चल रहे हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तब उस केस में क्या होगा। तो E को हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, E cos थीटा और दूसरा E sin थीटा। तो अब आप देख रहे हैं कि एक कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट विल बी अलोंग द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना, तो अगर ये वहां पर काम करेगा देन ऑब्वियसली देयर विल बी अ फोर्स QE cos थीटा, और जब फोर्स वहां पर होगा तो फोर्स होने के केस में वहां पर वर्क डन भी होगा। ठीक है ना, दिस इज अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। ठीक है ना, तो पॉइंट यहां पर यह है कि किसी भी समविभव पृष्ठ पर स्थित किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत होती है। अगर एग्जामिनेशन में प्रश्न आएगा कि ऐसा क्यों होता है तो हमें आंसर यहां से निकालना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। तो हमने कहा ऐसा नहीं होगा तो फिर सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट होगा। इसका मतलब कोई भी चार्ज पर उसके अलोंग क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने का मतलब क्या हो गया, फोर्स लगने का मतलब वहां वो वर्क डन होगा, और अगर वर्क डन होगा तो इसका मतलब उन दो पॉइंट्स के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। एंड दिस इज अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब ये संभव नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस की ये है। फाइन, और जो लास्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारी और प्रॉपर्टी हो सकती है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। ये है कि कहीं पर अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं
तो कहीं पर भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, फाइन। क्योंकि जो अदरवाइज क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर देयर विल बी टू डायरेक्शन, वो एक नॉर्मल ये आया और दूसरा नॉर्मल ये आया, तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस होंगी और ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों हमने ये डिस्कस किया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हम किसे कहते हैं, दूसरा हमने उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशंस में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि भाई आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दे, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि भाई आपके पास देखिए स्क्वायर, ये स्क्वायर के बाद ये पॉइंट प्लस क्यू है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आपसे कहा जाए कि इस चार्ज को, मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज यहां रखा गया, इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां ले जाने पर कितना वर्क करना पड़ेगा ना, हर पॉइंट पर सेम हो या नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी और यहां पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, लेकिन ये क्या, ये इक्विपोटेंशियल, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो सरफेस कहीं किसी भी दो पॉइंट्स पर अगर आप ले जाए तो आप कहेंगे भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर आप यहां पर देखें, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आप देखें कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा और इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, ठीक है। तो जब दो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में भी वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि VA और VB दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं, तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए WAB की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से उसको करेंगे, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस तो क्लियर है कि देयर विल बी नो वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ऑन दैट सरफेस, फाइन। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तब तो ठीक है, तब तो आप क्या कर देंगे, तब तो आप W इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा V, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो W इज इक्वल टू जीरो। इस बात का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। देखिए इसको ध्यान से जो अगला टॉपिक जो हम यहाँ पर टेकअप करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। जहां से हमने स्थितिज ऊर्जा के कंसेप्ट को लिया है वहीं से हम इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल हमने जहां पर सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा, वहीं से हम जानते हैं कि जब हम कहीं पर वर्क करते हैं तो वो जो किया गया वर्क है वो एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। दो चीजें, या तो वर्क किया जाएगा, जब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी किसमें, अगर मान लीजिए सॉरी जब वो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट होगी, अगर वो किसमें कन्वर्ट होगी, या तो पहला केस ये है कि वो कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। और दूसरा, अगर हम बाहर से वर्क कर रहे हैं किसी सिस्टम पर और बाहर से वर्क करने के बाद जो वर्क है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में, और अगर हम उसको रिलीज कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल है, मान लीजिए स्प्रिंग है, फाइन, एक रबर बैंड है, दोनों को एक को हम प्रेस करते हैं और एक को हम खींचते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को आप कंप्रेस करें, आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप स्प्रिंग को दबाने में एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो। जितना आप एक्सटर्नल वर्क करते हैं वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, और जैसे ही आप छोड़ते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एक रबर बैंड है, आप एक रबर बैंड को खींच रहे हैं, ठीक है, तो जब आप वर्क कर रहे हैं वो जो वर्क है उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, और आप जानते हैं जितना ज्यादा खींचेंगे उतना ज्यादा एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी, और जैसे ही आप उसको रिलीज करेंगे वो जो पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, ठीक है ना। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और इसी तरह से हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, किसको, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को। मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इससे कुछ दूरी पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, और क्या होगा, ये जो यहां पर चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज छोटा है तो इस पर बाहर की ओर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा जो इसको दूर धकेलने की कोशिश करेगा। अब हम इतने ही अमाउंट में बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स लगाने के बाद हम इसको यहां से दबाते हुए भीतर की ओर ला रहे हैं। सपोज हम यहां तक ले आए तो जितना वर्क किया जाएगा वो वर्क इसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। अगर आप इसको यहां ले आएंगे, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। अगर आप यहां ले आएंगे तो और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब ये कि अगर हम इस पॉइंट पर रिलीज करेंगे तो इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी,
इस पॉइंट पर रिलीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी और मिलेगी, लेकिन यहां पर मिलने वाली काइनेटिक एनर्जी इससे ज्यादा होगी, क्योंकि हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और इसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है ना। तो आप ये समझ सकते हैं ऐसे ही हो रहा है जैसे हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं। हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, यहां तक जो वर्क किया वो किसके रूप में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। जैसे ही छोड़ा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। फाइन। फिर हमने और ज्यादा प्रेस किया, तो और ज्यादा प्रेस करने पे उसके अंदर और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, तो और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हमको मिलेगी जब हम उसको छोड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से इससे कंसेप्ट क्लियर होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते किसे हैं। ठीक है। तो लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज है, 2 चार्ज भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा चार्जेज भी हो सकते हैं। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ चार्जेज है उसके पॉइंट चार्जेज को इन्फिनिटी से लाकर उस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में जितना वर्क करना पड़ता है, उस सिस्टम को असेंबल करने में जितना वर्क करना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस सिस्टम ऑफ चार्जेज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। फाइन। इसको सबसे आसानी से समझने का तरीका, सिंपलेस्ट सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या हो सकता है, 2 बिंदु आवेशों का निकाय, जैसे हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। 2 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और ये सपोज पॉइंट ए है, इससे r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, जिस पर हम इंफिनिटी से क्या लेकर के आ रहे हैं, एक टेस्ट चार्ज लेकर के आ रहे हैं। सपोज दैट टेस्ट चार्ज इज प्लस क्यू नॉट। इस चार्ज को हम यहां से यहां इधर की इधर। ठीक है। तो हमारे पास ये 2 सिंपल जो सिस्टम हो सकता है, सिंपलेस्ट सिस्टम हो सकता है, वो 2 पॉइंट चार्जेस का हो सकता है ना, कि हम इंफिनिटी से 2 पॉइंट चार्जेस को लेकर के आए और हमने एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस कंस्ट्रक्ट किया। तो उसमें जितना वर्क करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उस सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कहेंगे। यहां पर जो हम केस टेकअप कर रहे हैं, हमारे पास पॉइंट ए पर एक चार्ज रखा हुआ है, वो है ए। ठीक है। और दूसरा चार्ज ए पर जो चार्ज रखा हुआ है प्लस Q1, और दूसरा चार्ज हम कहां रख रहे हैं, दूसरा चार्ज हम इस पॉइंट पर रख रहे हैं। ठीक। तो अब आप ये देखिए कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज Q1, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। इट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि वर्क डन निकालना है कि भाई इसको इन्फिनिटी से लाने में कितना वर्क हमें करना पड़ा, इस चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा। तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू Q2 V1। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, V1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा के रख दीजिए, तो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R। ठीक। तो ये जो वर्क हमने किया, जैसे मैंने आपको स्प्रिंग के केस में जितना वर्क करेंगे वो वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, यही जो वर्क है यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R। तो ये सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस की जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा। ठीक है ना, ये उसका फॉर्मूला है। अगर हमारे पास सिस्टम 3 पॉइंट चार्जेज है, तो इसकी अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो हमें पेयर्स में देखना पड़ेगा। एक सिस्टम ये हो गया, एक सिस्टम ये हो गया, और एक सिस्टम ये हो गया। यानी ये जो आपके पास 3 चार्जेस का सिस्टम है, ये 3 अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, ऐसा मानकर चलेंगे। और उस बेसिस पर जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा U इज इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R12 प्लस Q2 Q3 ओवर R23 प्लस Q3 Q1 ओवर R31। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपके पास 4 चार्जेस का, 5 चार्जेस का, 6 चार्जेस का, तो उसी हिसाब से आपको पेयर्स में देखना पड़ेगा। उतने सिस्टम ऑफ चार्जेस आपको मान करके ये जो आपका पहला फॉर्मूला था टू पार्टिकल्स वाला, जो 2 पॉइंट चार्जेस वाला जो आपका फॉर्मूला था कि U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R, उसको आप इन पेयर्स में अलग अलग लगा देंगे और आपके पास इस तरह से ये फार्मूला आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछ ली जाती है। ठीक है ना, तो ध्यान से आप इसको समझ लेंगे। और ये जो मैं कह रहा हूं कि आपको अलग अलग पेयर्स के फॉर्म में इसको देखना पड़ेगा और उस तरह से इस फॉर्मूले को आपको यूज करना पड़ेगा। इस बात पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। है ना, आपको पता है कि जो ग्रेडियंट या जो प्रवणता शब्द है, इट इज रिलेटेड विद रेट ऑफ चेंज। ठीक है ना, और अगर हम बात करें किसके अंदर, अगर हम बात करें ज्योमेट्री के अंदर, तो ये किसके साथ इसका रिलेशन होता है? ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? झुकाव के साथ। है ना, ग्रेडियंट को हम किससे रिलेट करते हैं? और झुकाव के साथ। आपको पता है कि झुकाव को ग्राफिकली, झुकाव जो होता है किसी भी ग्राफ के अंदर, वो भी किसको बताता है? रेट ऑफ चेंज को बताता है। फाइन, ये चीज है जो यहाँ पर मैं से प्रवणता के अर्थ को आपको स्पष्ट करना चाह रहा था। हालांकि हम लोग कक्षा 9-10 से इन सारी चीजों को पढ़ते हुए चले आते हैं। ठीक है ना, तो विभव प्रवणता, तो यानी प्रवणता मतलब रेट ऑफ चेंज, विभव मतलब पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल का रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, तो दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता बोलते हैं। तो विभव प्रवणता की परिभाषा क्या हो गई? दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर। है ना, तो एक लाइन में अगर कहीं पर भी इसको डिफाइन करना हो तो हम इसको कह सकते हैं कि दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है ना, विभव प्रवणता। फाइन, बाकी नोट्स में हम डिटेल में आपको देंगे कि कैसे इसको लिखना है, कैसे इसको डिफाइन करना, समझने के लिए यहां पर ये विभव प्रवणता हो गया। यानी हम इसको मैथमेटिकली अगर आप लिखना चाहें तो डेल्टा V ओवर डेल्टा एक्स। यानी अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डेल्टा एक्स दूरी तक चल रहे और डेल्टा एक्स दूरी तक चलने में अगर उसके पोटेंशियल में डेल्टा V चेंज हो जाता है तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि विभव प्रवणता कहलाता है। व्हाट विल बी यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट? तो दैट विल बी वोल्ट पर मीटर। क्यों? क्योंकि आपके पास पोटेंशियल है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका जो यूनिट क्या है? उसका यूनिट है आपके पास वोल्ट। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट होती है आपके पास मीटर, यानी ये क्या हो गया? वोल्ट पर मीटर। यानी यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एच वोल्ट पर मीटर। फाइन, तो ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट हम किसे कहते हैं। अब एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट भी है ना। हालांकि हम एक रिलेशन अभी पहले निकाल चुके हैं कि जो पोटेंशियल होता है दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये उसी का एक फॉर्म है। लेकिन कई बार एग्जामिनेशन में बच्चे इस लेवल पर बहुत ज्यादा चीजों को रिलेट नहीं कर पाते, वहां पर आ जाता है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको एक उसके साथ रिलेट ना करके एक सेपरेट टॉपिक के फॉर्म में आपको इसको यहाँ पर समझा रहा हूँ। हालांकि मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि ये रिलेशन, हम इनके बीच का जो रिलेशन है इसको ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं। कहां पर एस्टेब्लिश कर चुके हैं? जब हमने कहा था कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, है ना। ये पहले डिफाइन कर चुके हैं, उसी का एक फॉर्म है। जब हम उसको अगर हम वहां पर लिमिट ले लेंगे किसमें, जो अलग अलग पोटेंशियल अलग अलग डिस्टेंसेस के बीच की लिमिट ले लेंगे, तो उस लिमिट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें वहां पर यही रिलेशन मिल जाएगा। खैर, इसको उसके साथ मिक्सअप ना करते हुए मैं एक सेपरेट टॉपिक की तरह से यहाँ पर क्लास 12th के बच्चों के लिए डिस्कस कर रहा हूं कि क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन
relation between potential gradient and electric field. ठीक है, तो इस रिलेशन को हम देखते हैं भी, हम लोग इस रिलेशन को डिराइव करते हैं, ठीक है ना, कि क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार ये पूछा गया. Student, now here we are going to establish a relation between potential gradient and electric field. ठीक है, कि विद्युत प्रवणता और विद्युत क्षेत्र के बीच में क्या संबंध होता है वो हम लोग यहाँ पे स्थापित करने जा रहे हैं. ठीक है, तो फॉर दैट वी हैव ड्रॉन अ डायग्राम हियर. ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर व्हाट दीज लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग हियर, दीज लाइंस आर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं हैं जो किसको प्रदर्शित कर रही हैं, जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है ना. तो ये इनको देख करके हमें क्या अनुमान लगता है, इनको देख करके हम क्या बता सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर. तो आप देख रहे हैं कि दीज लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट है ना, और साथ ही साथ आर इन सेम डायरेक्शन. तो इसका मतलब अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जानते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर लाइंस हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, बेसिकली दे आर रिप्रेजेंटिंग हियर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र को ये प्रदर्शित कर रही हैं. एंड वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सपोज इज वेक्टर E. इफ वी हैव पुट अ पॉइंट चार्ज हियर एट पॉइंट A, ठीक है ना, तो दैट पॉइंट चार्ज A will experience electrostatic force. Suppose this point charge is positive point charge, so this will experience electrostatic force in the direction of, along the direction of electric field. यानी यहां पर अगर आपने रखा है तो इस पर एक स्थिर विद्युत बल लगेगा, और किस दिशा में लगेगा, ये लगेगा आपके पास इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा. ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके भीतर अगर कोई भी आपने चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो that point charge will experience an electrostatic field F is equal, and value of that electrostatic force will be F is equal to QE. Fine. Now suppose, now we are assuming, suppose this charge is at point B and value of this charge is here Q naught. ठीक है, क्लियर है कि दिस चार्ज इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स F इज इक्वल टू QE एट दिस पॉइंट. अब नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग, नाउ वी आर ट्राइंग टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट B टू दिस पॉइंट A. ठीक है, तो ये अपने आप तो होगा नहीं. क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो फोर्स इस पर लग रहा है दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्सन, वो इसको यहां से दूर धकेलने, इस पॉइंट से दूर की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है. इसकी जो टेंडेंसी है, इसकी टेंडेंसी है मूव करने की अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करना चाहते हैं. तो फॉर दैट विल हैव टू यूज सम एक्सटर्नल फोर्स, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ दिस फोर्स. तो सपोज द एक्सटर्नल फोर्स दैट वी आर यूजिंग हियर इज F external, and value of that force will be, suppose this charge is Q naught here, value of that force will be minus Q naught E. What this minus is signifying here? इसका क्या महत्व है, क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई ये जो बल है ये है तो इतना ही, लेकिन इसकी जो दिशा है इसके क्या है, विपरीत है. अब हमने क्या करा, इस बल को लगा करके हमने इसको बल लगाया और चार्ज को यहां से यहां मूव करा. जब हमने मूव करा, हमने स्प्रिंग को दबाया, हमने अगेंस्ट द ग्रेविटी किसी बॉल को उठाया, और यहां पर इस फील्ड के अगेंस्ट हमने इस Q नॉट को इस पॉइंट B से पॉइंट A तक मूव किया. तो जो वर्क डन होगा W, that will be equal to F external into BA. What is the value of F external? Value of F external is minus, suppose here we are representing here this work done by delta W is equal to minus Q naught E, and what this distance is, this is delta X. It may be written as delta W over Q naught is equal to minus E delta X. Now by the definition of potential difference, विद्युत विभवांतर की परिभाषा से डेल्टा W बटे Q नॉट, ये क्या बता रहा है, ये यहां से यहां तक एकांक आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में किए गए कार्य को बता रहा है, और उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड
पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा एक्स, यानी E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा। यानी क्या रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू की निगेटिव वैल्यू के बराबर, ठीक है ना। और दूसरा इससे जो एक बात निकल करके आती है, अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन को देखें तो जब आप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर बढ़ते हैं तो जो वैल्यू होती है द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज रिड्यूस। क्यों, ये निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू, जब आप इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू आपके पास कम है और ये वाली वैल्यू आपके पास ज्यादा है। तो जब आप किसी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में आगे की ओर बढ़ते हैं तो विद्युत विभव का मान घटता है, और जब आप विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के विरुद्ध चलते हैं तो क्या होता है, तो वहां पर विद्युत विभव का मान बढ़ता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है, ये रिलेशन आप एस्टेब्लिश कीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे और कल हम इससे आगे चल करके फिर थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में ही हम बात करेंगे। अगर हमारे पास डाइपोल है तो डाइपोल की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होती है, डाइपोल को हम किसी फील्ड में मूव करते हैं हमें कितना वर्क करना पड़ता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो अभी पोटेंशियल में हमारे पास बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद तब हम कैपेसिटर वाला जो टॉपिक है अपना वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कल फिर मिलते हैं, ठीक है, बाय।